एसडीएम इला गुप्ता अपनी सादी सी साड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पर सवार तेजी से अपनी स्कूल की सहेली की शादी में जा रही थी। एकदम आम सी औरत की शक्ल में, न कोई सरकारी गाड़ी न कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए जैसे ही वो शहर के करीब पहुंचे तो सामने पुलिस की चौकी नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे और बीच में इंस्पेक्टर रमेश वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही एसडीएम इला गुप्ता को हाथ में डंडे के इशारे से रोकने को कहा तो इला गुप्ता ने स्कूटी रोड से नीचे उतार ली और साइड में लगा दे। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज, कहाँ जा रही हो? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। इला गुप्ता ने कहा, सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूँ। इला गुप्ता ने बड़े आहिस्ता से जवाब दिया। इंस्पेक्टर रमेश ने ऊपर से नीचे तक नजर मारी। इला गुप्ता 27 साल की एक खूबसूरत औरत थी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, सहेली की शादी में दावत खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट तुम्हारी चाची पहनेगी, क्यों नहीं पहना? और ये स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर रमेश ने चालान पैड निकालते हुए कहा। इला को अंदाजा हो गया था कि इसकी नीयत खराब हो गई है और यह एक बहाना है। वो बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। वो, मैडम जी, हमें कानून सिखाने की कोशिश ना करो। उसने दूसरी तरफ खड़े एक सिपाही को देखा और फिर इला की ओर देखते हुए फुसफुसाया, बिना खुराक के नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना ही पड़ेगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोरदार थप्पड़ इला के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल जवाब कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। इला का सर एक पल के लिए चकरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। अरे तेरे जैसी पता नहीं कितनी को सही कर चुका हूं, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर इसे थाने ले चलो, वहां आराम से इसकी सेवा पानी करेंगे। इंस्पेक्टर सिर हिलाकर बोला, हाँ हाँ, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। सिपाही ने इला को बाजू से पकड़ा और झटका देकर खींचा और कहा, चल गाड़ी में बैठ। इला ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक सिपाही से कहा, इसका घमंड तो देखो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर इला गुप्ता के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। इला दर्द से कराह उठी, लेकिन अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी और कहां तक गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी में डंडा मारा और बड़बड़ाया, बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खिलौना बनाकर खेलेंगे। इला गुप्ता अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखिए तेरे जैसी अकड़ वाली, पुलिस से भिड़ेगी, आज मजा चखाता हूं। चलो ले चलो इसे थाने में, वहीं समझाएंगे। एसडीएम इला गुप्ता अब भी चुकी थी। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं, कितनी हद तक ये लोग अत्याचार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर रमेश अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके नरम मुलायम खूबसूरत गाल पर तमाचे पड़े थे, जिसके बालों को खींचा गया था, जिसे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया था। लेकिन वो अब भी किसी बुत की तरह बिल्कुल खामोश खड़ी थी, न कोई चीख न कोई आह। इंस्पेक्टर रमेश ने गुस्से से आंखें तरेड़ते हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखा और गुर्रा कर बोला, ले चलो इसे थाने में, वहीं बैठकर सोचेंगे कि इस सिरछड़ी औरत का क्या इलाज करना है। फिर क्या था, 2 सिपाही आगे बढ़े और इला गुप्ता के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और धक्के देते हुए उसे घसीटते हुए जीप की ओर ले जाने लगे। तभी पहली बार इला गुप्ता की आवाज गूंजी। उसने झटके से कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन उस चीख में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो अंदर तक घोल रहा था। इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंसा और बोला, ओह, अब जबान भी चलने लगी है। चलो थाने में और देखेंगे कि वहां कितनी लंबी जबान चलती है तेरी। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ओए, कहाँ गए? चाय पानी लगाओ जल्दी, एक स्पेशल माल आया है आज। इला गुप्ता अब भी बिना बोले थाने की दीवारों को देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे ये लोग उन बेगुनाहों के साथ पेश आते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। तभी एक सिपाही इंस्पेक्टर रमेश की तरफ झुककर फुसफुसाया, क्या केस है साहब? सिपाही ने पूछा तो इंस्पेक्टर रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं रे, कोई चोरी या कोई जेब कटी, जो मन करे लगा देना, बस अंदर डालकर इसका गुरूर तोड़ना है और ज्यादा सवाल नहीं पूछने। इला गुप्ता तो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ कहने से बच रही थी, जैसे वो चाह रही हो कि पुलिस वालों की गिरावट की ये कहानी खुद उनके मुंह से बाहर निकले। तभी इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठ गया, हाथ में कलम लिया और टेबल पर उसे घुमाने लगा। फिर आंखें इला पर गड़ाकर बोला, नाम बता अपना, कहाँ रहती है, किसके घर की है? इला चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर सवाल दोहराया, सुना नहीं, नाम क्या है तेरा? लेकिन इला की खामोशी अब भी वैसी ही थी जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी इंस्पेक्टर ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता जल्दी। इला ने बिना चेहरा बदले जवाब दिया, जी, नेहा कपूर। इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओह, बड़ी समझदार निकली तू,
झूठ बोलने में भी तजुर्बा है। लेकिन याद रखो, ज्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी। गलती एक भी की तो पछतावे का वक्त भी नहीं मिलेगा। इला गुप्ता को जबरदस्ती उस सड़े हुए लॉकअप में धकेल दिया, जहां पहले से 2 कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने इला की तरफ देखा और बोला, बहन, तूने क्या कांड कर दिया? इला ने हल्की से मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वो बस देख रही थी कि ये पूरा तंत्र कितना सड़ चुका है। अगर एक एसपी को ऐसे बिना वजह अंदर ठूंस सकते हैं तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इला अब उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही थी। इंस्पेक्टर रमेश ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोंक दो। फाइल मेज पर मारी और कहा, चलो जल्दी। एक सिपाही ने पूछा, पर सर, बिना सबूत के? इंस्पेक्टर हंस पड़ा, बोला, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं, सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और इला के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पे थाना प्रभारी प्रमोद सिंह खड़ा था, जिसकी छवि बाकी से थोड़ी अलग मानी जाती थी। उसने अंदर नजर डाली। औरत की हालत देख उसके माथे पर लकीरें खिंच गईं। पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रमेश मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। प्रमोद ने इला को गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं लग रहे थे। पूछा, इसका जुर्म क्या है? रमेश घबरा गया, बोला, सर, चेकिंग में बदतमीजी की थी। प्रमोद को कुछ गड़बड़ लगी। उसने ईला से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ईला चुप रही। रमेश हंसकर बोला, सर, ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही। प्रमोद अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। उसने सिपाही को हुक्म दिया, इसे अकेले कोठरी में डालो। रमेश हैरान रह गया। लेकिन सर, प्रमोद ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा इसके पास। उसके आदेश पर ईला को एक दूसरी कोठरी में बंद किया गया, जो पहले से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। ईला ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोरे में टूटा हुआ टेबल पड़ा था और पास में एक जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। अब वो इस गंदे सिस्टम का असली चेहरा और करीब से देख रही थी। हर पल उसकी आंखें ये समझ रही थीं कि कानून बस फाइलों तक सीमित रह गया है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रमेश डरकर चौंक गया। पूछा, गाड़ी कौन सी है? सिपाही घबराते हुए बोला, सर, गाड़ी सरकारी है। वो जल्दी जल्दी बाहर गया और जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हड़बड़ाकर वापस आया और धीमे लहजे में बोला, सर। रमेश छुंछलाया, क्या हुआ, कौन है? सिपाही कांपते हुए बोला, सर, डीएम साहब आए हैं। रमेश का चेहरा पड़ गया। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब मामला सीधे ऊपर पहुंच चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने रमेश की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर रमेश, यहां क्या तमाशा चल रहा है? रमेश घबराया हुआ बोला, कुछ भी नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। डीएम साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। फिर उन्होंने कोठरी में झांका और बोले, ये कौन है सर? इस औरत पर 420 और ठगी का केस है। डीएम साहब ने पूछा, सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने फिर पूछा, क्या कुछ सबूत है तुम्हारे पास? रमेश अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने औरत से सीधा सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? और पहली बार ईला गुप्ता ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, एसडीएम ईला गुप्ता। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। रमेश के तो हाथ पैर कांपने लगे। बाकी सारे सिपाही चौंक कर खड़े हो गए। रमेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अफसर जिसे वो ठग समझ रहा था, वही अफसर निकली जो पूरे जिले का कानून चला रही थी। असल में वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वही औरत खुद एसडीएम ईला गुप्ता निकली, जिसको सड़क पर घसीटा गया, बाल पकड़कर खींचा गया, थप्पड़ मारे गए। जैसे ही ये बात सबके सामने आई, पूरे थाने में खलबली मच गई। सब सिपाही तो सन्न रह गए। डीएम साहब ने अपनी तीखी नजर इंस्पेक्टर रमेश पर डाली और गुस्से में बोले, रमेश, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम थोपने लगा? रमेश कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वहीं खड़े थाना प्रभारी प्रमोद सिंह जोर से बोले, सर, मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ गड़बड़ है।
अब तो रमेश बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तभी इला गुप्ता ने अपनी शांत लेकिन सख्त आवाज में पहली बार सीधा फैसला सुना दिया और बोली, रमेश, तू अब नौकरी से गया, तेरी सस्पेंशन पक्की है और तेरे खिलाफ अब मुकदमा भी चलेगा। ये सुनते ही रमेश की तो जैसे सांसें अटक गईं। बाकी पुलिस वालों ने उससे मुंह फेर लिया। प्रमोद सिंह ने उसी वक्त आवाज लगाई, हवलदार साहब, इसको पकड़ो और लॉकअप में डाल दो। लेकिन तभी रमेश ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुकिए मैडम, ये देख लो पहले, फिर जो करना हो कर लेना। और वो कागज उसने दिखाया। डीएम और इला गुप्ता दोनों ने फौरन उसकी तरफ देखा। रमेश बोला, ये रहा मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब आप चाहे जितनी भी नाराज हो जाओ, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरा थाना फिर से सन पड़ गया। ईला ने वो कागज हाथ में लेकर पढ़ा। डीएम ने आंख तरेरी और थाना प्रभारी प्रमोद सिंह से कहा, जाओ जाओ और पता करो कि ये कागज असली है या बस दिखावे का। प्रमोद ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड देखा और सिर उठाकर बोला, सर, ये तो असली है, लेकिन इसने अभी तक नया दरोगा को चार्ज नहीं सौंपा। यानी अभी तक यही यहां का असली इंस्पेक्टर बना बैठा है और सारी बदमाशी इसी के दौर में की गई है। अब तो कोई भी इसे नहीं बचा सकता। ईला गुप्ता उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तेरा नया ठिकाना वहीं होगा जहां तू औरों को डालता था। सिपाहियों, इसे पकड़ो और ले जाओ। अंदर डीएम ने भी सिर हिलाकर इशारा कर दिया। जैसे ही 2 सिपाही उसे पकड़ने बढ़े, रमेश ने फिर चाल चली और बोला, रुकिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि पूरी गलती मेरी ही है? फिर उसने थाने के और पुलिस वालों की तरफ इशारा करके कहा, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सारे जुड़े हुए हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने माहौल भांपते ही एक एक को घूरना शुरू कर दिया। इला गुप्ता ने डीएम की तरफ देखा और बोली, अब ये पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा, कोई बचा नहीं रहेगा। डीएम ने भी कहा, जो हुक्म मैम, अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। और जैसे ही जुबान से ये बात निकली, थाने में जैसे बिजली गिर गई हो। थाने के बाहर कुछ पत्रकार चुपचाप थाने के बाहर खड़े थे, जिनको पहले से शक था कि थाने में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। जैसे ही उन्हें यह खबर लगी कि पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है, वैसे ही उन्होंने अपने मोबाइल से खबरें इधर उधर पहुंचानी शुरू कर दी। अब यह मामला दबने वाला नहीं था। तभी एक लंबी काली शीशों वाली चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद डीएसपी साहब बाहर निकले। चारों तरफ देखा तो सबका चेहरा उतरा हुआ। थाने के सारे अफसर एक तरफ दुबके खड़े थे और डीएसपी साहब बोले, ये कब से तमाशा चल रहा है यहां? लेकिन डीएम और थाना इंचार्ज साहब बिल्कुल शांत खड़े थे। एसडीएम इला गुप्ता ने सीधा डीएसपी साहब की आंखों में आंखें डाल के कहा, आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? प्रमोद सिंह ने झट से फाइल निकाली और इला गुप्ता को पकड़ाई, जो फाइल सीधे डीएसपी साहब के सारे काले धंधों की पोल खोल रही थी। इला गुप्ता ने वो फाइल डीएसपी साहब की तरफ बढ़ाई और बोली, लो देखो, इसमें तुम्हारे सारे करतूत भरे पड़े हैं। डीएसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने बिना देर किए ऊंची आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इसे और अभी के अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना हैरान रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार यूं खुलेआम ललकारा था। जैसे ही डीएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरे जिले में तूफान सा मच गया। मामला अब ऊपर ढाका तक पहुंच गया था। सीएम तक बात पहुंची और वहीं से सीधा हुक्म आया, जिले में जितने भी अफसरों ने मिलकर गड़बड़ी की है, उन सबको पकड़कर अंदर डालो। अगले ही 2 दिन में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ऊपर बड़े अफसर और गिनती भर के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे फरीदपुर जिले की हवा बदल गई। अब चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, एसीडीएम इला गुप्ता की ईमानदारी और हिम्मत, जिसने पूरा सड़ा गला सिस्टम हिलाकर रख दिया। अब प्रशासन में एक नई रफ्तार थी, एक नई सोच थी और सबसे बढ़कर एक डर था कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। इला गुप्ता का काम अब पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि अगर अंदर से इरादा साफ हो तो सारा का सारा मुल्क भी सुधर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं।